370 हटने के बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आज बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू के 4 और कश्मीर संभाग के 5 जिलों के अंदर जमात इस्लामी और फलाह आम के 50 ठिकानों पर टेरर फंडिंग मामले को लेकर दबिश दी है, जिसमें एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की भी सहायता ली है ताकि किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो एनआईए टेरर फंडिंग मामले में अब 2019 में बैन हुए जमात इस्लामी जैसे संगठन पर कार्रवाई कर ये दर्शाना चाहती है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दिन लग गए। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ENB न्यूज, जम्मू। 8 महीने से जो मुद्दा गरमा रहा है देश का, और देश में किसान आंदोलन होने जा रही है किसानों की, उसको लेकर विजेंद्र सिंह जो जिलाध्यक्ष है वह अपने चारों ओर किसानों के बीच अपनी बात पहुंचा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उस महापंचायत में पहुंचे, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। इस वक्त सीधी बात करते हैं हम विजेंद्र सिंह से कि क्या पूरा मामला है। सर, जैसे सुनने में आ रहा 9 तारीख को जिला गाजियाबाद में महापंचायत होने जा रही है भोजपुर में, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है, कितना किसान वहां पहुंचने की उम्मीद है? वहाँ जो है काफ़ी बड़ी महापंचायत होगी और हमारे लोग करीब 1 हफ्ते से जो है गांव-गांव का दौरा करके किसान को जागृत कर रहे हैं और ट्रैक्टरों की भरमार आने की उम्मीद है। तो बड़ी पंचायत होगी, इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं और गांव-गांव के दौरा करके लोगों को बता रहे हैं कि टिकैत साहब इसमें पहुंच रहे हैं महापंचायत में। तो ये पंचायत जो आप लोग करवा रहे हो, इसका उद्देश्य क्या आप लोग किसानों को जागरूक कर रहे हो या अपनी बात जो सरकार की है, जो काले कानून बिल कह रहे हो, वह हर किसान को समझाना चाह रहे हो? किसानों को जागृत भी करना है और हमारे यहाँ एक हाईवे जो बनी है उसकी समस्या चल रही है किसानों की काफ़ी दिनों से, उसमें भी जो है हमारे किसान भाइयों का जो है मुआवजा रुका पड़ा है और इन्होंने हाईवे जबरदस्ती बना दी गई है। अभी तक किसानों के मुआवजे भी नहीं दिए गए हैं। किसानों से झूठ बोल कर सड़क पास करा दी कि आपका पेमेंट बन रहा है और वो किसान आज तक फिर रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है कि ये किसानों की पार्टी है, भाजपा कह रही है किसानों की पार्टी है। किसानों की पार्टी थी तभी तो किसानों ने बनाई थी, लेकिन ये इस तरह का खेल खेलेंगे इन किसानों के साथ में, ये उम्मीद नहीं थी, ये भरोसा नहीं था कि ये सरकार इस तरह का खेल खेलेगी। 80% किसान जो है इसके साथ रहा, किसानों के बल पे ये सरकार बनी है, लेकिन इसने हर मुद्दे पे, किसान के हर मुद्दे पे धोखा दिया। तभी तो ये काले कानून कोरोना काल में बनाए गए, जब किसान दिन रात मेहनत कर रहा था अपने खेतों में भी और जगह जगह भंडारे लगा रहा था। किसानों ने जो है इतनी मेहनत की है, ये कानून काले कानून बना रहे थे उस संसद में, ना बहस कराई गई है ना कुछ हुआ। किसान के साथ में अन्याय हो रहा है। इस सरकार को हम आज भी जगाते आ रहे हैं। 8 महीने 8.5 महीने हो गए हैं। 8 महीने से भी ज्यादा धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। जो देश में इस वक्त मुद्दा छाया है किसान आंदोलन, इसको लेकर यहाँ पे हमारे संग बात करने के लिए काफी किसान नेता भी है। हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी समस्या क्या है और क्यों इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, कब तक इनका धरना चलता रहेगा। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रह्मपाल नाला, तहसील अध्यक्ष शामली, डिस्ट्रिक्ट शामली। और हम यहाँ जो है किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे। 9 महीने होने को हैं और ये सरकार जो है इतने हमारे काले कानून वापिस नहीं लेगी, MSP की हमें गारंटी नहीं देगी, इतने ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे 2024 तक हमें आंदोलन चलाना पड़े, चाहे सरकार को बदलना पड़ेगा। ये सरकार नहीं बदलेगी तो आने वाली सरकार बदलेगी। सरकार कह रही है कि हमने कई दफे किसानों बुलाया, मानते नहीं है। हमारी संयुक्त किसान की मोर्चे की बैठक होकर लेटर बना के हमने प्रशासन को, शासन को, सत्ता को जो है पहुंचाया था अब से 2 महीने पहले, और आज तक उस लेटर का जवाब तक नहीं दिया।
ये बस खाली जो है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बोलते रहे, एक बार कभी कहेंगे 2 मिनट वो दूर है, कभी कहेंगे 2 कोल की 1 कोल की दूरी है। मतलब जो है सरकार बातचीत करना नहीं चाहती। सरकार को गलत फहमी है और वो गलत फहमी उन्हें दिमाग में से निकाल देनी चाहिए। किसान यहाँ से जो है टूट के यहाँ से चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। कृषि कानून के बारे में कई किसानों से यहाँ पे बात करी। उनका एक ही कहना है, जब तक सरकार अपने यह कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। किसानों को लगातार दोहरी मार झेलने को देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां महंगाई की मार किसान झेल रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं उनकी फसलों को बचाने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। आवारा पशुओं से उनकी फसलें लगातार नष्ट होती जा रही हैं। इस मामले में जो है जिला स्तरीय एक कमेटी बनी थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर ने 19 तारीख को जो है मीटिंग करके जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय एक कमेटी गठन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक नंबर भी दिए थे जिससे अगर ये कहीं भी आवारा पशु दिखाई पड़ते हैं या उससे संबंधित कोई सूचना मिलती है तो उन सक्षम कर्मचारियों को सूचित किया जाए और वह जो है उनको पकड़कर जो भी पशु आश्रय स्थल है वहाँ पे उनको ले जाके उनकी एंट्री कराएं। लेकिन यह सब सिर्फ महज एक कागजी दावे में सीमित रहा, इसका कहीं भी भौतिक सत्यापन नहीं दिखाई पड़ा। आज भी हालत ये है कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में दौड़ पड़ते हैं, पशुओं को भगाने के लिए दिन रात एक कर दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि प्रशासन की जो आदेश होते हैं वो सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह जाते हैं। समस्या में इतना महंगा डीजल, हम लोग डीजल ला के धान की रोपाई कर रहे हैं। छोटा जानवर से नहीं परेशानी, आपके सामने 200 जानवर हैं। सरकार कहती है व्यवस्था की है, कोई यहाँ आता जाता है ही नहीं कर्मचारी। इन जानवरों से बहुत बड़ी परेशानी है। प्रशासन कह रहा है कि हम टीम बना के गाँव में अरे यहाँ कोई टीम आती ही नहीं है, जानवर आपके सामने हैं, सब छुट्टा चल रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सरकार जानवरों की व्यवस्था कराए। समस्या यह है कि गोरू इतना छुट्टा छूट गया है कि पर बहुत परेशानी है। जितना धान लगाए इस चपचप डावता है। और कुछ लोग सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम टीम बनाए हैं, कुछ टीमें आपके तक पहुंची? एक को टीम नहीं आवती है यहाँ, कौनो टीम यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। हम सब यहाँ का परेशान है। उनका जमीनी स्तर पर कहीं भी कुछ माकूल नहीं मिलता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। आसमान से बरसी आफत ने भिंड जिले के सिंध नदी के किनारे बसे कई गांवों को खुले आसमान में लाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के खैरा श्यामपुरा पंचायत के श्यामपुरा गांव की, जहां की स्थिति देखने को नहीं बनती है। काफी जो मंजर है यहाँ का वो देखने लायक नहीं है। जिसके आंखों में देखो उसके आंखों में आंसू है। माता जी बताएं, रोए ना आप, पहले आप अपनी बात बताएं, क्या समस्या है? हमें भैया इतनी समस्या है, हाँ जोरे की भाई विनती है। हम ऊपर करारन पे ठाड़े ढेकरन पे रह रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है भैया। अकेले आप ऐसा किया, हमें कोई मदद कर सको तो करो। और हम का खाएं, अनाज नहीं है हमारे पास, कोई कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, रहना नहीं है। तो आप हम क्या बताओ, क्या करें, कहाँ जाएं? अभी आपके ये घर मकान थे कच्चे पक्के सब गिर पड़े हैं, तो अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हो? तो अब हम करारे पे रह रहे हैं, ढेकरन पे रह रहा है भैया। घर के तो मकान सब गिर गए। तो आप देख रहे हैं ये श्यामपुरा गांव की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, ये काफी वास्तव में परेशान हैं। और भी युवा हैं, यहाँ इनसे बात करवाते हैं। जी बताएं, क्या परेशानी है? सर बाढ़ बहुत तेजी से आई और सब सामान हमारा सब चौपे थे, जो भी भूसा था, अनाज था, सारा का सारा बह गया। और हम तो कपड़े थे, हमारे खाने का जो भी सामान था सब चला गया, कुछ भी बचा नहीं है। अभी जल स्तर आप लोगों ने बताया दिख भी रहा है कि और बढ़ रहा है। अब आप लोग फिर भी गांव में क्यों रुके हो? आखिर क्यों नहीं ऊपर जाना चाहते हो? अभी कोई ऊपर भी व्यवस्था नहीं है। और अभी हम देखने आए थे कुछ सामान बचा हो, तो ऐसा कुछ सामान भी नहीं बचा है खाने पीने का और कपड़े का। हम 3 दिन से यही कपड़े पहने हैं, कोई कपड़ा नहीं बचा पहनने के लिए, खाने का। इसीलिए हम गाँव में आए थे। तो अभी तक सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए?
सरकार के द्वारा अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया, कोई व्यवस्था खाने पीने की कोई नहीं किया गया। 2 दिन से भूखे हैं यहीं पे। आज़ादी के समय से लेके आज दिन तक पहले से यहाँ सड़क नहीं थी, आप लोग पहले से परेशान थे और ऊपर से ये बाढ़ की आपदा आई है। अब आगे आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि यहाँ तो हमारा सब घर था, जो भी था सब बह गया है। हम शासन से यही कहेंगे कि सड़क के किनारे कहीं ऊपर जगह पे हमें जगह दे दी जाए तो हम यहाँ लौट के नहीं आएंगे, वहीं पे रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं खैरा श्यामपुरा पंचायत के श्यामपुरा गांव में और यहाँ बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है, जो कि सिंध नदी के किनारे का गांव है। और लगभग श्यामपुरा ही नहीं, ऐसे 2 दर्जन गांव हैं जहां पर हालात काफी खराब हैं। जब बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ तब इन लोगों ने जाकर अपने घर देखे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वहीं इनकी शिकायत ये भी है कि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या पंचायत के द्वारा इनको अभी तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। इनके पास जो अनाज था वो सड़ चुका है, पशु थे वो काफी बह चुके हैं और ये खुले में रहने को मजबूर हैं। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। जहाँ एक और हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी ने दलित एक्ट को लेकर काफी कुछ संशोधन किया है ताकि दलितों को पूरा न्याय मिल सके। वहीं कुछ शरण जाति के लोग हैं जो दलितों के प्रति आज भी पौराणिक कथाओं के आधार पर उनका शोषण करने पर आमादा है। इसका जीता जागता सबूत आज देखने को मिला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में तहसील बहेड़ी के मुड़िया नवी बख्श क्षेत्र में SBI के कर्मचारी जयपाल का, जिन्होंने अपना लोन, हाउसिंग लोन कराने के वास्ते उन्होंने बरेली के जोनल ऑफिस में अप्लाई किया था, जहां के संबंधित अधिकारियों ने जो ऋण को देखते हैं, जिसमें गेरा पचौरी और राजेश शर्मा जो अधिकारी हैं, जिन्होंने लोन करने के बाबत बदले में उनसे 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की, जिसको अदा न करने पर उक्त कर्मचारी का आए दिन शोषण होना शुरू हो गया। वहीं दलित कर्मचारी जयपाल का शोषण करने को लेकर जब उसने संबंधित उच्च अधिकारियों से SBI बरेली में संपर्क किया और लिखित शिकायती पत्र भी उसने काफी 8 महीने से उसने प्रेषित किए, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। मजबूर होकर उसके बाद दलित कर्मचारी कार्यालय पर आकर मिला, जहां मीडिया कार्यालय में आकर उसने अपनी दुखती दास्तां बयां की। वहीं अपनी दास्तां में बयां करते हुए उसने बताया कि उसने अपने हाउसिंग लोन के लिए कर्मचारी से गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे तवज्जो नहीं दी और ज़्यादा प्रेशर बनाने पर पैसा ना देने के कारण उसका आए दिन शोषण होने लगा। यहाँ तक कि उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी करने लगे। वहीं उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसे लेकर उसने बरेली में SSP रोहित साजवान के यहाँ अपना शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। वहीं दूसरी ओर 8 दिन से अधिक हो जाने के उपरांत भी कार्रवाई न होने पर उसने मजबूर होकर कल माननीय न्यायालय SC/ST कोर्ट में उक्त SBI के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया है। वहीं आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति महोदय के उस दलित एक्ट के संशोधन को लेकर जहां लोगों ने सक्रियता नहीं दिखाई, वहीं SBI जोनल ऑफिस बरेली के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश की कड़ी अवहेलना करते हुए उसे दरकिनार किया है। ANB न्यूज बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। पूरे जिले में लगातार 3 दिनों से जिला प्रशासन तैयारी के साथ TGT परीक्षा को संपन्न करा रहा है। इस बार कोरोना के बाद यह परीक्षा जो प्रतियोगी छात्रों के लिए हो रही है, ये छात्रों के लिए भी एक समस्या है और परीक्षा कराने वाले व्यवस्थापकों के लिए भी काफ़ी मुसीबत भरी है। लेकिन यह इतने कम छात्रों को दिया गया है, जैसे कि मैं मौजूद हूँ मझगावा इंटर कॉलेज, जो गंगा इंटर कॉलेज के नाम से है। यहाँ पर 480 छात्रों को रखा गया है, जो सुबह 480, शाम को 480, यानी डिस्टेंस रखा जाए। 18 कमरों में व्यवस्था की गई है, डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और बच्चों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। लेकिन तब भी यह देखा जा रहा है कि कुछ शहर के जो सेंटर हैं या जो अभिभावक हैं वहाँ करके बाहर अपनी भीड़ लगा के डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ा रहे हैं। लेकिन यह परीक्षा जहाँ भविष्य तय करेगी, वहीं कोरोना पर भी विजय का एक लक्ष्य होगा कि कोरोना के बीच भी परीक्षा लोग दे सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ऐसे में हमारे पास साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ विद्यालय के
प्रधानाचार्य बंसराज पांडे जी, जिनसे मैं बात करूंगा कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था, आपको क्या समस्या आ रही है, कैसे आप कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब बताएं, क्या इस समय व्यवस्था है यहाँ परीक्षा जो हो रही है? कोविड काल है, कोविड का संक्रमण काल है, पूरा कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था है, टेम्परेचर लिए जा रहे हैं बच्चों के, गार्जियन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि दूरी कम बढ़ाएं, बच्चों को असुविधा न हो, उनके बाइक की जिम्मेदारी पूरी व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके सैनिटाइज की व्यवस्था पूरी की गई है और जितने प्रशासन के जितने नियम है सारे नियम को पालन किए गए हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल आपसे है, जरा कैमरे के सामने बताएं कि आप 3 दिन से परीक्षा करा रहे हैं, क्या कोई ऐसे भी छात्र मिले हैं जिनका टेम्परेचर कम या अधिक हुआ, जिसको वापस किया गया? किसी को वापस नहीं किया गया। भगवान की दया से बहुत बढ़िया परीक्षा चल रही है, सारे के सारे टेम्परेचर बढ़िया आए हैं। बच्चों का परसेंटेज क्या रह रहा है आने में? परसेंटेज 5 से 7% बच्चे उपस्थित हैं, बाकी सारे बच्चे प्रेजेंट हमारे। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे प्रधानाचार्य, इनका कहना है 7% बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, यानी कोरोना काल में भी लोगों को रोजगार का चिंता है और लोग बढ़ चढ़कर परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के छात्र छात्राएं यहाँ पे देखे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लगभग 2 दर्जन से ऊपर यहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाए गए और सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। मुंबई की दहिसर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो सोने की फैक्ट्री में बतौर पॉलिश कारीगर के तौर पे काम करते थे, लेकिन जब सेठ उन्हें पॉलिश करने के लिए गहना बाहर देता था तो गहने लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। फिलहाल दहिसर पुलिस ने एक शख्स को नाला सुपारा से तो वहीं दूसरे शख्स को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से करीब 6 लाख की कीमत के गहने बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि यह दोनों बंगाल के रहने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले मुंबई के इसी दहिसर इलाके में एक जो है ज्वेलरी के कारखाने में काम करने आए थे, लेकिन सोना देखकर उनकी नियति फिसल गई, लिहाजा उन्होंने चोरी का मन बना लिया है। फिलहाल जानकारी यह भी मिली है कि मुंबई के कई इलाके में जो है इस तरह के चोरी के वारदात के दोनों ने अंजाम दिया। फिलहाल यह दोनों मुंबई पुलिस के गिरफ्त में है। अब पुलिस ये देख रही है कि ऐसे और कितने गुनाहों का अंजाम दिया है। डायमंड ज्वेलरी का कलश स्टार डायमंड एंड ज्वेलरी का एक कारखाना है, उसमें काम करने वाला कारागिर महादेव कायल उम्र 42 और उसका साथीदार विश्वदीप बेरा उम्र 27, ये दोनों कलश डायमंड एंड ज्वेलरी में काम करते हैं। उनको जॉब वर्क दिया गया था। 2 पेंडेंट, डायमंड और सोने के 2 पेंडेंट थे, उसको पॉलिश करने का उनका जॉब वर्क था। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। जहां यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ नारी सशक्तिकरण की तीसरा चरण चलाने जा रहे हैं, वहीं सीतापुर में नारियों के साथ अभद्रता मारपीट का मामला सामने आ रहा है। चुनावी रंजिश में ये मारपीट की गई है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ में पीड़ित महिला हैं, मौजूद हैं, आइए उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। क्या है पूरा मामला? हमारे पति कहीं मारनी है, कोई सुनवाई तो हो रही है, बच्चा प्याटम है ना, कोई सुनवाई तो नहीं हो रही। मार कहते मारे तेरी भाई तेरी रुकया नहीं दी बात। कौन सी ग्राम पंचायत है? गनियाटा। और आप पुलिस को कोई कंप्लेंट वगैरह की है? नहीं, कोई जज सुनाते हैं। आपने किया है कंप्लेंट? हाँ, किया तो रहन सुनती नहीं है। तो थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की, वो तो नहीं सुनती है। आप ये बताए अपना द्वारा भर रही रहे और प्रधान रहे प्रधान, तो ये लोग कह रहे हैं प्रधान कह रहे हैं हमको वोट दो, और 2 पार्टी खड़ी रहे तो ये अपनी माफियत वाले को वोट दी, प्रधान को वोट नहीं दी जो मौजूदा है प्रधान इस समय में जीता है। तो वही रंजीत धरिका इनका मारे जब ला कैसे हमका वोट नहीं दियो तो हमारे आप दोबारा नहीं करो। तो ये लोग कहीं जब चिल्लाए पड़ी तो उनके भाई और बाप जो ससुर सब निकले बचावे लग तो उनको मारे लग प्रधान के जो चचेरे भाई। अच्छा, ये कितने दिन पुराना मामला है? ये पुराना आप अभी जल्द का है। अच्छा, अभी तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई करेगी तो वो पुलिस इनकी सुनवाई तो नहीं किया है। अच्छा, मतलब पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की? कोई नहीं सुनवाई किया, भगा दी पुलिस वाले, इनकी रिपोर्ट को नहीं मानता। कौन सा थाना है? आप थाना है कोतवाली देहात? देहात। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सी?
ग्राम पंचायत बनेटा। आप देख सकते थे हमारे साथ पीड़ित महिला थी जो कि यहाँ महिला अस्पताल में आई है अपना इलाज कराने के लिए। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो सीतापुर की पुलिस, सीतापुर की कोतवाली देहात की पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यही इसके साथ साथ यह उजागर होता है कि नारी सशक्तिकरण का कितना असर सीतापुर जनपद में है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज सीतापुर। दुनिया भर में भारत खेलों के मामले में जहां अपना परचम लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अहम पहल शुरू की गई है, जिससे कि युवा नशे से दूर हों और खेल के से जुड़ें। इस उद्देश्य के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मऊगंज स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें फाइनल मुकाबला मऊगंज और ढेरा के बीच में खेला गया, जहां पर मऊगंज के खिलाड़ियों के द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया, वहीं ढेरा के खिलाड़ियों के द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया। लेकिन ढेरा के खिलाड़ियों ने मऊगंज के खिलाड़ियों को हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए रीवा एसपी राकेश सिंह के द्वारा बोला गया कि युवाओं को नशे से दूर होना बेहद जरूरी है, वहीं युवाओं को खेल से भी अब जुड़ना चाहिए। जिस कदर से नशा युवाओं के सर पे हावी हो रहा है वह बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं रीवा पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल शुरू की गई है, जिससे कि युवा नशे से दूर हों और खेल से जुड़ें। फुटबॉल प्रतियोगिता सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पे रीवा की युवा पीढ़ी जो एक नशे की ओर आकृष्ट है, उसको नशे से दूर रखने के लिए पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए, रचनात्मक तरीकों के जरिए यह मैसेज देने का एक अभूतपूर्व प्रयास यहाँ के एडिशनल एसपी साहब विजय डावर साहब ने और थाना प्रभारी मऊगंज और थाना प्रभारी हनुमना और थाना प्रभारी लाहौर वगैरह सभी ने मिलकर किया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि युवा इस बात को समझें कि रचनात्मक तरीके से ही विकास संभव है। नशे के कारण जो है शरीर का नाश होता है, परिवार का नाश होता है, समाज का नाश होता है और देश की युवा शक्ति का नाश होता है। इसी भावना को लेकर यह आयोजन किया गया है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। करत करत अभ्यास तन जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान। ये कहावत आपने बेशक सुनी हो, लेकिन इस कहावत को चरितार्थ आज कानपुर के पहलेपुर ग्राम में कुछ लोगों ने आपस में मिलकर के कर दिया है। पहलेपुर में रहने वाले फजल रहमान जी ने आपसी लोगों के साथ मिलकर के एक निःशुल्क चिकित्सालय खोला है, जो कि यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। आज के दौर में जिस तरह का खान पियन है, उस दौर में शुगर और ब्लड प्रेशर की जैसी बीमारी आम सी बात हो गई है। पहले ये बीमारियां शहरों में हुआ करती थी, लेकिन उन बीमारियों ने अपने पैर पसार करके गांव क्षेत्र में भी अपना जमावड़ा कर लिया है। ऐसे में इनका ये प्रयास जो कि निःशुल्क है, ग्रामवासियों को इलाज से लेकर के दवाओं तक, हालांकि अभी तक ये बात जानकारी आई है कि लोगों का आना शुरू हो गया है, मरीज आ रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं एक बड़ी बात इस मामले में देखने को मिल रही है कि जिस तरह से फजल रहमान जी और उनकी टीम ने मिल करके ये एक निःशुल्क चिकित्सालय खोला है, तो हिंदू मुस्लिम की जो मजहबी तहजीब होती है उसमें भी कहीं ना कहीं एक चार चांद लगता नजर आ रहा है, क्योंकि इस टीम में कुछ ऐसे लोग डॉक्टर भी हैं जो अनुभवशील भी हैं और अन्य जातियों के भी हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम भी हैं तो कुछ हिंदू भी हैं, और मिल करके सबने एक निःशुल्क चिकित्सालय खोला है, जो कि यहाँ के बेशक इलाकाइयों के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, एएनबी न्यूज, कानपुर। जैसे कि हम बात कर लें, लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं। उफान के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में भी आ गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन व सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन की नदियाँ भी उफान के कारण खतरे के निशान के पार बह रही हैं। वहीं जिला प्रशासन अलर्ट है और लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को मदद
पहुंचा रहा है। तो वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र की, तो वहां पर जिला प्रशासन अलर्ट है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न जाएं, लेकिन लोग जाने के लिए नहीं मान रहे हैं। और एक ऐसा ही वाकया जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ पर 6 लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का नज़ारा देखने गए थे। उस वक्त जब सेल्फी ले रहे थे तो नाव पलट गई और उसमें से 6 लोग नदी में डूब गए। वहीं 2 लोगों को तैरना आता था तो वो नदी के किनारे लग गए और उसमें से 4 लोग बाढ़ के कारण बह गए। उसमें से रेस्क्यू टीम लगाई गई थी, तो वहीं 2 लोगों के सब बरामद किए गए। वहीं 2 लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं जब एसडीएम कालपी से बात की तो उन्होंने बताया कि सेल्फी के चक्कर में यह हादसा हुआ है और लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ना जाएं। एएनबी न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उन पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि मिशन शक्ति के तहत प्रत्येक थानों में जो है महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की थी, ताकि कोई भी महिला अपनी शिकायत लेकर के आए तो उसका त्वरित निस्तारण हो। और इसी को देखते हुए एएनबी न्यूज ने महिला थाना तथा सदर थाना में औचक निरीक्षण किया। वहां पर कोई भी महिला फरियादी तो मौजूद नहीं थी, लेकिन जो भी वहां की केंद्र प्रभारी थी उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी महिलाएं शिकायत लेकर के आती हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जाता है और उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। महिला हेल्पलाइन के द्वारा जो भी शिकायत की जाती है उनका भी निस्तारण होता है। इसके अलावा जो भी एडिशनल या एसपी के द्वारा जो शिकायती पत्र वहाँ से भी आते हैं उनका भी त्वरित निस्तारण किया जाता है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, वो पूरी तरीके से उनके कार्यों को त्वरित निस्तारित किया जाता है। तो ये जो प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ आते हैं, रजिस्टर में सब दर्ज किए जाते हैं। फिर जो नंबर होते हैं दोनों पक्षों के, हम लोग दोनों पक्षों को एक निश्चित तिथि पे बुलाते हैं, फिर दोनों पक्षों को सुनते हैं, फिर हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों लोग किसी तरह से साथ में रहें, मन मुटाव किसी तरह से खत्म हो जाए। ज़्यादा हम लोगों की यही कोशिश होती है पति पत्नी को जोड़ने की। आज कितनी महिलाएं और उनका कितने प्रश्न पत्रों का निस्तारण हुआ? आज मेरे यहाँ तो डायरेक्ट 2 प्रार्थना पत्र है, उससे निस्तारण कर दिया गया। उन्नाव से एएनबी न्यूज के लिए बोधराज।